स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, जेआईसी, जीडीसी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है। तो आपको यही बताना है कि जो कबीरदास में भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है, उसका कारण क्या है? ए करें वेदांत का प्रभाव, बी करें सूफी सत्संग का प्रभाव, सी करें अन्योक्ति का प्रभाव और डी करें ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। तो आपको ये बताना है कि जो भावात्मक रहस्यवाद है, इसका प्रभाव क्या है? तो इसके प्रभाव का कारण जो है वो सूफी सत्संग का प्रभाव है, अर्थात विकल्प जो बी है, ये इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा पहले का। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहे हैं? दूसरे में कह रहे हैं कि निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। तो दूसरे में आपको ये बताना है कि निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? ए दादू दयाल, बी धर्मदास, सी सुंदरदास और डी कबीरदास। तो अगर निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ देखा जाए तो सुंदरदास थे, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर तीसरे में कह रहे हैं कि अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा ये उक्ति है। आपको ये बताना है कि अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा ये किसके द्वारा लिखी गई उक्ति है। ए करें तुलसीदास की, बी मलिक मोहम्मद जायसी की, सी मंजन की और डी करें कबीरदास की। तो आपको ये बताना है कि उक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये उक्ति जो है वो तुलसीदास की है, अर्थात विकल्प ए जो है वो तीसरे का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में करें कि बरवे रामायण के नामकरण का आधार है। आपको ये बताना है कि जो बरवे रामायण है इसके नामकरण का आधार क्या है। ए करे बरवे छंद, बी करे रहीम का सुझाव, सी करे अज्ञात छंद और डी करे तुलसी का बिरवा। तो आपको ये बताना है कि जो बरवे रामायण है इसके नामकरण का आधार क्या है। तो इसके नामकरण का आधार बरवे छंद है, अर्थात विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब अगर सवाल नंबर पांचवा देखा जाए तो पांचवें में कह रहा है कि तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं। तो आपको ये बताया है कि तुलसी को लोकनायक किसने कहा। ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है जॉर्ज ग्रेशन। तो आपको ये बताना है कि तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं तो वो जॉर्ज ग्रेशन है, विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर पांचवें का। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें पर। कह रहा है कि रामलला नहचु रचना की शैली है। आपको ये बताना है कि रामलला नहचु की शैली क्या है। ए करे अवधि लोकगीत की, बी करे छप्पे छंद विशिष्ट, सी करे सवैया प्रधान और डी करे कि सत्सई नृत्य। तो आपको ये बताना है कि रामलला नहचु की शैली क्या है। तो इसकी शैली जो है वो अवधि लोकगीतों की है, विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां देखते हैं। सातवां में कह रहे हैं कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश क्या है। ये आपको बताना है। ए करे संयुक्त श्रृंगार वर्णन, बी करे बाल वर्णन, सी करे प्रकृति वर्णन और डी करे भ्रमर गीत। तो आपको ये बताना है कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और बाग वैदग्ध्य पूर्ण अंश क्या है। तो वो भ्रमर गीत है, विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा सवाल नंबर सातवें का। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें पर। आठवें में कह रहा है कि और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है। आपको आठवें में ये बताना है कि और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है। ए कह रहा है कि नंददास का चिंतक रूप, बी कह रहा है नंददास की तार्किकता, सी कह रहा है कि नंददास का सदप्रयोग और डी कह रहा है कि नंददास का व्यवहार। तो आठवां का उत्तर बताना है कि क्या होगा। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। नंददास का शब्द प्रयोग जो है उसकी उनकी जो है ये विशेषता है। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। 9 में कह रहा है कि मीराबाई की उपासना पद्धति थी। आपको ये बताना है कि मीराबाई की उपासना पद्धति क्या थी। ए कह रहा है सखा भाव की, बी कह रहा है पुष्टि मार्गी, सी कह रहा है माधुर्य भाव की और डी कह रहा है कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ की। तो आपको मीराबाई की क्या बतानी है, उपासना पद्धति बतानी है। तो इनकी उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10वें में देखा जाए तो कह रहे कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है। तो आपको 10वें में ये बताना है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है। ए अलंकार प्रियता, बी रसिकता, सी प्रभुता प्रियता और डी कहना भक्ति की आकुलता।
तो आपको केशव की कैसी अभिरुचि प्रकट है इस पंक्ति में ये बताना है। तो इसमें जो है वो उनकी अलंकार प्रियता जो है प्रकट होती है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में करें कि ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। आपको ये बताना है कि ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ए सेनापति, बी गंगा कवि, सी केशवदास और डी बनारसीदास। तो आपको ये बताना है कि ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन कहे गए हैं। तो सेनापति अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे मानते हैं। आपको ये बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे मानते हैं। ए करेक्ट केशवदास को, बी भूषण को, सी महाराज जसवंत सिंह को और डी करेक्ट चिंतामणि को। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का प्रथम आचार्य कौन, तो चिंतामणि अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। 13 में कह रहा है कि महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। आपको ये बताना है कि महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। ए भाषा भूषण, बी अलंकार रत्नाकर, सी भूषण चंद्रिका और डी कर आनंद विलास। तो आपको बताना है कि महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित जो लक्षण ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भाषा भूषण। विकल्प ए जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। 14 में कह रहा है क्या, देखते हैं। कह रहा है अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप जो है वो प्रकट हुआ है। आपको 14 में बताना है कि अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, इसमें कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है। ए करे दार्शनिक रूप, बी करे प्रचनकर्ता का रूप, सी करे उद्बोधक का रूप और डी करे नीतिकार का रूप। तो आपको बताना है कि कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है। तो इसमें बिहारी का जो है उद्बोधक का रूप प्रकट हुआ है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहे कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था। तो 15 में आपको ये बताना है कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा। ए जगत विनोद, बी राम रसायन, सी हिम्मत बहादुर बिरुदावली और डी कह प्रबोध पचासा। तो जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए उन्होंने जगत विनोद लिखा था, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर 15 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है। 16 में आपको ये बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है। ए कह रहा है भाषा की ललित पदावली के कारण, बी कह रहा है लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सी कह रहा है शुबर, शुबर नहीं सुंदर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सुंदर, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण और डी कह रहा है इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। तो आपको ये बताना है कि शुक्ल जी ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है। तो ये तीनों गुणों के कारण की है, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में क्या कह रहे हैं, 17 में कह रहे हैं कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं। 17 में आपको ये बताना है कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं। ए कह रहा है भक्त शिरोमणि, बी कह रहा है कि दासानुदास, सी कह रहा है नागरीदास और डी कह रहा है कि राठौड़ बंसा तंस। तो आपको ये बताना है कि वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो महाराज सावंत सिंह जो है वो नागरीदास के नाम से जाने जाते। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कह रहे हैं। 18 में कह रहे हैं कि भारतेंदु ने के हिंदी योगदान का स्वरूप है। आपको ये बताना है कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। ए करेक्ट स्वयं रचनाएं लिखकर, बी करेक्ट समाचार पत्र निकालकर, सी करेक्ट भारतेंदु मंडल का गठन करके और डी करेक्ट इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। तो भारतेंदु के हिंदी योगदान का जो स्वरूप रहा है, तो उन्होंने स्वयं रचनाएं लिख करके भी किया, समाचार पत्र भी निकाला और भारतेंदु मंडल का गठन भी किया, अर्थात सभी माध्यमों से उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 18 का। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहे हैं कि हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे। 19 में आपको ये बताना है कि हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे कौन? आपको ये बताना है। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महर्षि दयानंद सरस्वती और डी गिरधर दास। तो आपको ये बताना है कि हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय किसने बनाया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम क्या है। सरस्वती,
हिंदी प्रदीप, धर्म दिवाकर या काशी पत्रिका। तो आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा को परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली जो पत्रिका थी, उसका नाम सरस्वती था। तो विकल्प ए जो है उत्तर इसका 20वें का सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें अब क्यों कहा जाता है? ए कह रहे कि भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है। बी कह रहे कि सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है। सी कह रहा कि सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य क्यों कहा गया है? तो इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो 22 में आपको ये बताना है कि यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या है? ए कह रहा है उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है। बी कह रहा है कि उसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुति है। सी कह रहा है कि उसमें मनुष्यता को हारते हुए दिखाया गया है। और डी कह रहा है कि उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं करता है। तो झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण जो है वो भारत विभाजन की वेदना और यथार्थ प्रस्तुति है। विकल्प जो है वो आपका बी विकल्प जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है कि प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। आपको 23 में ये बताना है कि प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है? ए करे डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा अरुण, बी करे डॉक्टर देवराज उपाध्याय, सी करे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी करे डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है कि प्रखर साम्यवादी आलोचक तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 24। 24 में करके मृत तृष्णा किसका कहानी संग्रह है? तो 24 में आपको ये बताना है कि मृत तृष्णा जो है वो किसका कहानी संग्रह है? ए करे पद्मा सचदेव, बी करे रीतामणि वैश्य, सी करे कृष्णा अग्निहोत्री और डी करे मैत्री पुष्पा। तो आपको ये बताना है कि मृत तृष्णा किसका कहानी संग्रह है? तो मृत तृष्णा जो है वो रीतामणि वैश्य का कहानी संग्रह है। अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।